हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, 140 करोड़ आबादी वाले इस देश में लगभग हर घर में एक या दो स्मार्टफोन है और यह इंटरनेट की सेवा लेना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। सुबह से लेकर के शाम तक आप इंटरनेट की विभिन्न सेवाएं लेते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो या फिर कोई सर्च इंजन हो, या फिर आप कोई सरकारी सेवा ले रहे हों, या फिर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हों या गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रहे हों। हर चीज़ के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और यह इंटरनेट की सेवा लेने के परिप्रेक्ष्य में आप सेवा प्रदाता कंपनी को कुछ इन्फॉर्मेशंस देते हैं। जो आप ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो आपका बायोमेट्रिक हो, फेस अनलॉक हो, फिंगरप्रिंट अनलॉक हो, या फिर आपका हेल्थ से संबंधित हो, या आपका ईमेल आईडी हो, या आपका इंटरेस्ट हो, तो यही इन सब इंफॉर्मेशंस को साधारण भाषा में डेटा कहा जाता है। दोस्तों, आज के टाइम पे भारत पूरे विश्व का लगभग 20% डाटा जनरेट करता है, लेकिन इनका स्टोर करने की कैपेसिटी मात्र 2% है। तो यह माना जाता है कि आज के टाइम पे डेटा एक नया फ्यूल है और भारत की यह स्थिति है कि 20% जनरेट करने के बाद स्टोर केवल 2% कर पा रही है। यह एकदम वही स्थिति है कि मानो कि हम तेल का उत्पादन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सारा तेल उठा करके हम विदेशी कंपनी को दे दे रहे हैं और उनसे कोई शुल्क भी नहीं ले रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटा सेंटर का क्या होता है, जो डेटा हम शेयर करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, और भारत को इस डेटा सेंटर की ज़रूरत क्यों है, और भारत की इस दिशा में क्या तैयारी है। तो सबसे पहले, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि भारत आज के टाइम पे विश्व का लगभग 20% डेटा जनरेट करता है, लेकिन स्टोर केवल वो 2% ही कर पाता है। तो अगर हम डेटा सेंटर की बात करें कि डेटा सेंटर क्या होता है, दोस्तों, डेटा सेंटर एक ऐसा फिजिकल स्पेस होता है जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं वो वहाँ पे स्टोर किया जाता है। जैसे कि यह माना जाता है कि लोग कहते हैं कि क्लाउड स्टोरेज है, बादलों में स्टोर हो रहा है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर फिजिकल स्पेस होता है और जहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल अप्लायंसेज होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, राउटर्स होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, स्विचेज होते हैं, ठीक है, स्टोरेज सिस्टम होता है, सर्वर होता है और एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर्स होते हैं, जहां पे सारे डेटा को स्टोर किया जाता है और समय आने पर उसका विभिन्न तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये डेटा सेंटर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला प्रकार तो ये है कि कोई एक ऐसा एंटरप्राइज है जो अपना खुद का डेटा सेंटर बनाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, ओन्ड बाय सिंगल कंपनी फॉर फुल कंट्रोल यूज्ड बाय बैंक्स। एग्जाम्पल यहाँ पे एक बैंक का आप ले सकते हैं। ये बैंक का ही होता है और बैंक के कामों के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पब्लिक क्लाउड सिस्टम रन बाय द क्लाउड प्रोवाइडर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ईमेल बहुत फुल हो गया है, आप स्टोरेज खरीद लो, ठीक है, या फिर आपका एप्पल स्टोरेज खत्म हो गया है, एप्पल स्टोरेज खरीद लो। तो इस तरह की कंपनीज होती हैं, एज्यूर कंपनी, AWS कंपनी, या फिर IBM कंपनी, ये अपना स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं दूसरों के साथ, जहाँ पे दूसरे लोग अपने डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है कोलोकेशन टाइप का। इसमें कोई कंपनी क्या करती है, वो रेंट पे लेती है, मतलब स्पेस को रेंट पे लेती है, लेकिन वहाँ पे जितने भी हार्डवेयर होते हैं वह उस कंपनी के स्वयं के होते हैं, मतलब हार्डवेयर पर उस कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है। अगला होता है एज डेटा सेंटर। ये दोस्तों सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर्स होते हैं। ये खास करके AI सिस्टम जो होता है वहाँ पे प्रयोग होता है। डिसेंट्रलाइज, मान लीजिए ये एक सेंट्रल डेटा सिस्टम है, इसको कई भागों में बांट दिया गया, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम हो जाता है, डेटा सेंटर हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए AI में आपको कोई क्विक रिस्पांस चाहिए होगा, तो जब जगह जगह पे डिसेंट्रलाइज तरीके से डेटा स्टोर होते हैं तो जो रिस्पांस होता है वो बहुत तेज होता है और जिससे AI काम करता है। अगर हम बात करें कि डेटा सेंटर्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसा कि जानते हैं कि इसमें एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नेटवर्किंग का सिस्टम होता है। दूसरा स्टोरेज सिस्टम होता है
और तीसरा कंप्यूटिंग सिस्टम होता है। मतलब तीन कंपोनेंट मेन हैं इसके, एक तो नेटवर्क से संबंधित, दूसरा स्टोरेज से संबंधित और तीसरा कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित होता है। इसके अलावा इस पूरे डेटा सेंटर को चलाने के लिए हमको पावर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमको बिजली चाहिए। क्योंकि ये डेटा सेंटर हमेशा काम करते हैं, इसलिए ये हीट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम भी होता है, वह वाटर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 तरह के कंपोनेंट्स मिला करके डेटा सेंटर को बनाया जाता है। अब भारत को अपना खुद का डेटा सेंटर क्यों चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। उसका तो एक कारण हमने ये बताया कि भाई 20% डेटा जनरेट होता है, और वह 20% डेटा इसलिए जनरेट होता है क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 540 मिलियन व्हाट्सएप यूजर हैं, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा यूजर हैं। मतलब पूरे विश्व में व्हाट्सएप के यूजर भारत में सबसे ज़्यादा हैं। साथ ही 490 मिलियन हमारे यहाँ यूट्यूब यूजर्स हैं, 450 मिलियन हमारे यहाँ फेसबुक यूजर हैं, और लगभग 360 मिलियन हमारे यहाँ इंस्टाग्राम यूजर हैं। तो इस वजह से जो डेटा जनरेशन है वो भारत में बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। अगर हम बात करें कि ये तो डेटा जनरेशन हो गया, इसके अलावा और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से भारत को अपना डेटा सेंटर चाहिए, तो उसमें एक तो इकोनॉमिक विकास है। मतलब यदि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है, तो उसमें डेटा सेंटर एक अहम भूमिका निभा सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा ऐसा नहीं है जो बिना इंटरनेट के संभव हो पाए। चाहे वो आपका ई कॉमर्स हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल टेक हो, या फिर एआई के क्षेत्र में हो, तो इन सब क्षेत्रों में विकास करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हमको अपना डेटा सेंटर होना मांगता है, जरूरी है। दूसरा, जॉब क्रिएशन के लिए यह माना जा रहा है कि डेटा सेंटर के क्षेत्र में यदि भारत आगे बढ़ता है तो लगभग 1 से 2 मिलियन डायरेक्ट नौकरी तथा इससे इसका 3 गुना इनडायरेक्ट नौकरी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, जॉब क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा सीधी सी बात है, जो डेटा इंडिया में जनरेट हो रहा है, ठीक है, और वह स्टोर अमेरिका में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, तो इस डेटा पर भारत का कंट्रोल नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो मतलब ये कि हमारा जो डेटा सॉवरेनिटी है, डेटा संप्रभुता है, उसको जो है इन्फ्रिंज किया जा रहा है, वो इन्फ्रिंज हो रहा है, कंप्रोमाइज हो रहा है। लेकिन जब आपका अपना खुद का डेटा सेंटर होगा तो इस डेटा पर भारत सरकार का खुद कंट्रोल होगा और भारत सरकार का डेटा सॉवरेनिटी सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या रीजन्स हैं। इंडिया जो है एआई के क्षेत्र में नेतृत्व की क्षमता रखता है। कैसे? क्योंकि हमने बताया कि इतना ज़्यादा मात्रा में जो डेटा हमारे यहाँ जनरेट हो रहा है, उस डेटा को जो विदेशी कंपनी है, जो विदेशी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो अपने यहाँ स्टोर कर रही हैं। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी क्या कर रही हैं, ये लोग अपना डेटा सेंटर कहाँ पे बना रही हैं? इंडिया में बना रही हैं। तो इस वजह से एआई, चूंकि देखिए अगर डेटा हमारे यहाँ स्टोर होगा तो उसके लिए हमारा कुछ नियम कानून भी लागू होगा। ठीक है, तो इस वजह से एआई के क्षेत्र में इंडिया क्या कर सकता है? एक लीडरशिप की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसके पास डेटा सेंटर है और डेटा सेंटर में भर भर के डेटा पड़े हैं। ठीक है, उसके अलावा इंडिया डेटा के क्षेत्र में एक वैश्विक सेवा प्रदाता कंपनी बन सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि चाइना है, चाइना क्या करता है? पूरे विश्व में रेयर अर्थ मेटल सप्लाई करता है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर का सप्लाई करता है, चिली कापर का सप्लाई करता है। और यदि इंडिया में डेटा सेंटर्स होंगे तो इंडिया पूरे विश्व को क्या करेगा? डेटा सप्लाई कर पाएगा। ठीक है, डेटा सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका अग्रणी हो सकती है। उसके अलावा यह माना जा रहा है कि यदि डेटा सेंटर बनाया जाएगा तो लगभग 800 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन इसमें चाहिए होगा, जिसकी वजह से हमारा रियल इस्टेट सेक्टर, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि
होगी, वृद्धि देखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इन सब वजहों की वजह से भारत को अपना डेटा सेंटर मांगता है, भारत को अपने डेटा सेंटर की ज़रूरत है। अब जो है अगर हम बात करें कि डेटा सेंटर हमको चाहिए तो, लेकिन भारत को डेटा सेंटर बनाने में चैलेंजेज कौन कौन से हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चिंता तो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। मतलब इसमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट मांगता है। यदि हमको 40 गीगावाट का एक डेटा सेंटर बनाना है तो उसमें लगभग $400 बिलियन हमको खर्च करना पड़ेगा। और इतने भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनीज ही कर सकती हैं, या प्राइवेट कंपनीज को आना पड़ेगा, उनसे इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनीज इसमें अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो डेटा सेंटर्स होते हैं ये इमीडिएट उनको प्रॉफिट नहीं देते हैं। प्राइवेट कंपनीज को उनको प्रॉफिट कमाने के लिए लगभग 10 से 15 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डेटा सेंटर्स में डेटा धीरे धीरे स्टोर होता है। ठीक है, एक ही दिन में तो सारा डेटा स्टोर नहीं होगा, डेटा धीरे धीरे स्टोर होगा और उस डेटा का बाद में पूरी धीरे धीरे उसका यूज होता है, व्यापार होता है। दूसरी समस्या है रेसिप्रोकल ट्रेड बैरियर्स। इसको थोड़ा इस तरह से आप समझिए कि मान लीजिए आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल हमारे यहाँ कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है और हमने अपना यहाँ पे डाटा सेंटर खोल रखा है। ठीक है, हमने अपना डाटा सेंटर यहाँ पे खोल रखा, तो जो गूगल है उनसे हमने कहा कि जो आप इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डेटा आप इंडियन डेटा सेंटर्स में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ मान लीजिए कि कोई इंडियन कंपनी है, IBM है, मान लीजिए IBM है और यह अपनी सेवा USA में प्रोवाइड कर रही है। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने गूगल को कहा कि आप अपने डेटा हमारे डेटा सेंटर में स्टोर करिए, उसी तरह से भारतीय कंपनी जो विदेशों में सेवा प्रोवाइड कर रही हैं, तो वह विदेशी जो सरकार है वो भी यह कह सकती है कि आप जो है जो हमारे यहाँ सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डेटा आप हमारे यहाँ स्टोर करेंगे। तो इस तरह से एक क्रिया प्रतिक्रिया टाइप का एक मैकेनिज्म शुरू हो सकता है। मतलब ये कि अगर हम गूगल को कह रहे हैं तो गूगल हमारे वाली कंपनी को, USA हमारी कंपनी को कहेगा कि आप भी जो है USA में स्टोर करिए। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाली सिस्टम होती है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और होगा कि कंज्यूमर के लिए सर्विस लेना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल कि गूगल को हमने कहा कि आप हमारे डेटा सेंटर में स्टोर करिए अपना। ठीक है, तो गूगल, चलो ठीक है, गूगल ने कहा कि हम स्टोर करेंगे और उसके साथ भारत सरकार ने ये कहा कि आपको इस डेटा सेंटर का प्रयोग करने के लिए हमको कुछ फीस देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब गूगल कुछ फीस पे करेगा। जब गूगल फीस पे करेगा तो उस फीस का जो दाम है वो भी किससे लेगा? कंज्यूमर से लेगा। इसलिए कंज्यूमर के लिहाज से जो सर्विस प्राप्त करना है वो थोड़ा सा महंगा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेज हैं? ऑपरेशनल चैलेंज है। ऑपरेशनल चैलेंज कैसे है इसको आप समझिए। जो डेटा सेंटर्स हैं उनको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? पावर चाहिए। और भारत में आज भी जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका लगभग हम 70% कहाँ से लेते हैं? कोल जनरेटेड पावर सप्लाई से लेते हैं। ठीक है, कोयले से हम बनाते हैं। एक तो समस्या ये है कि हम उतना उस मात्रा में पावर सप्लाई लगातार नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमको डीजल इंजन या बैटरीज पर डिपेंड होना पड़ेगा। दूसरी समस्या या चैलेंज ये भी है कि यदि हम 70% बिजली अपना हम कोयले से प्राप्त कर रहे हैं तो इससे हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से यह क्या हो जाएगा? एक नुकसानदायक सौदा साबित हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा कूलिंग सिस्टम है, चूंकि इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है, गर्म क्लाइमेट है, इसके लिए डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए हमको बहुत हैवी मात्रा में कूलिंग सिस्टम का व्यवस्था करना पड़ेगा। उसी तरह से आज के टाइम पे जो डेटा सेंटर्स हैं वो लगभग पूरे विश्व का 1.5% ऊर्जा लेते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, जो कि 2030 तक लगभग बढ़ करके 3% हो जाएगा।
और यदि भारत में डेटा सेंटर्स खुलते हैं और वहाँ के कूलिंग सिस्टम के लिए हम वाटर का यूज करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, तो आने वाले समय में जो एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर है इसकी भी जहमत हमको झेलनी पड़ सकती है। इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ सकता है, हमारे सामने चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि भारत विश्व का 20% डाटा जनरेट करता है, लेकिन केवल 2% से भी कम वो अपने यहाँ स्टोर कर पाता है। तो अब इस चीज़ से निपटने के लिए भारत की क्या तैयारी है, हम एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो भारत की तैयारी ये है कि भारत एक पॉलिसी लाया है, नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। इसका जो लक्ष्य है, भारत को आने वाले समय में ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाना है। यह इसलिए है क्योंकि भारत में 5G और AI जैसी जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से इनका प्रयोग बढ़ रहा है। और भारत में एक DPDP एक्ट 2023 है, जिसमें आपके जो व्यक्तिगत डेटा है उसको सुरक्षित करने की गारंटी भारत सरकार देती है। ठीक है, तो इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है। अब इस पॉलिसी के जो कुछ मुख्य प्रावधान हैं, एक बार थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। इस पॉलिसी का सबसे पहला जो प्रावधान है वो यह है कि डेटा सेंटर के क्षेत्र में जो भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना है उसको हम क्या देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देंगे। इससे फ़ायदा यह होगा कि इस क्षेत्र में जो भी इन्वेस्ट करने के लिए आगे आएगा उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए कम ब्याज दर पर लोन मुहैया करवा पाएंगे। साथ ही यदि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाएगा तो जो हमारी विदेशी निवेश है वह भी हमारे यहाँ बढ़ेगी, इस क्षेत्र में आगे आकर के काम करेगी। ठीक है, दूसरा इसका प्रावधान ये है कि जो ऐसी कंपनीज जो अपना डेटा सेंटर सेकेंड टियर और थर्ड टियर की सिटीज़ में अपना डेटा सेंटर बनाएंगी उनके लिए हम कुछ टैक्स हॉलीडेज देंगे, मतलब कि अगले 10 से 15 साल तक उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को भी यह कहा गया है कि ऐसी कंपनीज को आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, आप इनको सब्सिडीज ऑफर करेंगे। किस चीज़ में, मान लीजिए इनको लैंड लेना है तो आप ज़मीन लेने में इनको सब्सिडी देंगे, या फिर उनके स्टाम्प ड्यूटी जो लगती है स्टाम्प ड्यूटी में भी उनको आप सब्सिडी देंगे। ठीक है, तो ये दो मुख्य प्रावधान हो गए। अगला प्रावधान ये है कि भारत सरकार एक डेटा सेंटर पार्क बनाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि डेटा सेंटर पार्क कैसे काम करेंगे। मान लीजिए कि भारत सरकार ने ये एक जगह चुनी जिसमें उसने डेटा सेंटर पार्क को स्थापित किया। अब डेटा सेंटर पार्क का मतलब ये हुआ कि यह कोई एक निश्चित जगह होगी जहाँ पे डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश करने की कुछ मूलभूत सेवाएं पहले से ही भारत सरकार या सरकार मुहैया करवा देगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लैंड क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि लैंड यहाँ पहले से ही लिया गया है। यहाँ पे पावर सप्लाई पहले से व्यवस्थित कर दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कर दी जाएगी। साथ ही हाई इंटरनेट स्पीड वाले फाइबर नेट यहाँ पे बिछाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक कुछ सुविधाएं हैं वो सुविधाएं इस पार्क में पहले से ही मौजूद रहेंगी, ताकि कोई कंपनी यदि अपना डेटा सेंटर यहाँ पे ले आकर के इस्टेब्लिश करना चाह रहा है तो उसके पास सिर्फ इतना काम रहेगा कि वो ले आकर के यहाँ पर अपना डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करेगा और वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगला जो इस पॉलिसी का जो अगला प्रावधान है वह प्रावधान एनर्जी से संबंधित है। चूँकि पहले ही हमने बताया कि भारत आज के टाइम पे अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का लगभग 70% एनर्जी कोयले से प्राप्त करता है, और यदि उस एनर्जी का प्रयोग हम डेटा सेंटर के लिए करेंगे तो उसके लिए हमको बहुत सारा पर्यावरणीय क्षति झेलना पड़ेगा। तो भारत की इस पॉलिसी का एक लक्ष्य यह है कि डेटा सेंटर में जितनी बिजली की आवश्यकता है उसका लगभग 50% हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से लेंगे, जैसे कि सोलर या विंड एनर्जी। अगला प्रावधान ये है कि जो हमारा DPDP एक्ट है उसमें जो भी सुविधाएं, जो भी सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं वह प्रावधान, वह सुरक्षा इस पॉलिसी के तहत जो है क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा ये चीज़ कि आज के टाइम पे भारत को अपना डेटा सेंटर की क्यों ज़रूरत है, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेज हैं, और उस चैलेंजेस से निपटने के लिए भारत की कौन सी
पॉलिसी है। उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ इसमें रह गया हो, आपके कुछ कमेंट्स हो, कुछ पॉइंट्स हो, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।